सो अब चलो क्लास करने। अप टू लास्ट क्लास हमने रे ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लिया था। रे ऑप्टिक्स में कुछ चीजें जो मैंने एक्स्ट्रा कराई हैं उसे आप बोर्ड्स के लिए छोड़ सकते हैं। रे ऑप्टिक्स के बाद नेक्स्ट इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आप लाइट को एज अ वेव कंसीडर करोगे। सो लाइट में वेवलेंथ भी होगी, लाइट में फ्रीक्वेंसी भी होगी। अब जब आप लाइट को एज अ वेव कंसीडर करते हैं तो पहला टॉपिक आता है, दिस फर्स्ट टॉपिक इज वेव फ्रंट। लाइक सबसे पहले लाइट को एज अ वेव हाइंस ने ट्रीट किया था। हाइंस ने वेव लाइट को वेव मानते हुए अपनी पहली थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट। द ब्यूटी ऑफ दिस थ्योरी इज इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, लाइक इसमें कोई इक्वेशंस नहीं है, प्योर ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है। और इस ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से उसने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन सब कुछ एक्सप्लेन किया था। इस कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट के साथ कुछ छोटे छोटे इश्यूज थे, जैसे हाइंस ने कंसीडर किया दैट लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, बट एक्चुअल में लाइट इज नॉट लॉन्गिट्यूडनल, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो ये कुछ छोटे छोटे से ड्रॉबैक्स थे हाइंस थ्योरी के साथ। लेकिन हाइंस वो पहला आदमी था जिसने लाइट को एज अ वेव कंसीडर किया और उसके बाद थ्योरीज देनी शुरू कर। सो पहले समझिए वेव फ्रंट क्या चीज है। भाई लास्ट ईयर वेव्स में आप बहुत सारी थ्योरीज पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं कि वेव में वेव को आप साइन या कॉस टर्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने पढ़ा था फोरियर थ्योरम। 11th में आपने जो भी वेव्स पढ़ा था चैप्टर, वो फोरियर थ्योरम पे बेस्ड था। अभी फिलहाल हम जो पढ़ेंगे वो ज्योमेट्री पर बेस्ड। और जब आप ज्योमेट्री लेते हैं देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। तो देखिए वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट इज द कॉन्टिन्यूअस locus of all points which are vibrating in same phase, which are vibrating in same phase। एक एग्जाम्पल देखिए कि कॉन्टिन्यूअस लोकस का क्या मतलब है। वेव फ्रंट का मतलब है, मान लीजिए मैंने एक सोर्स ले लिया, सोर्स ऑफ लाइट। इस सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर मैंने कई पॉइंट्स ले लिए। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं 2 डायमेंशनल में लेता हूं तो आपको एक सर्कल मिल जाएगा। दिस इज बेसिकली अ वेव फ्रंट फॉर अ पॉइंट सोर्स इन 2D। अगर आप 3D में लोगे तो ये आपकी सोर्स है। आपने इसके अराउंड लोकस लिया पॉइंट्स का, इस सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर आपने कई पॉइंट्स ले लिए। तो जब आप पॉइंट्स लेंगे इन 3D तो आपको जो शेप मिलेगा दैट शेप विल बी अ स्फीयर। तो स्फीयर को आप कहोगे दैट स्फीयर इज योर वेव फ्रंट। तो जब आप हाइंस थ्योरी पढ़ते हैं तो पहला जो एलिमेंट आता है दैट एलिमेंट इज वेव फ्रंट। यही वेव फ्रंट आगे ट्रैवल करेगा तो लाइट ट्रैवल करेगा। जैसे आप कहते हैं ना रे ऑप्टिक्स में कि ये इस सोर्स से एक रे निकली और वो रे आगे ट्रैवल, ये हमने पढ़ा था कि एक सोर्स है, सोर्स से एक रे निकलती है, वो रे आगे ट्रैवल कर जाती है। अब जब आप हाइंस थ्योरी पढ़ते हैं तो सोर्स से रे नहीं निकलती, सोर्स से वेव फ्रंट आता है। वेव फ्रंट क्या चीज है, सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर आपने पॉइंट्स लिए, उन पॉइंट से जो शेप बना दैट शेप इज वेव फ्रंट। और वही शेप आगे ट्रैवल करेगा और उस वेव फ्रंट के आगे ट्रैवल करने का मतलब है वेव आगे ट्रैवल करेगा। अब ये एग्जैक्टली वेव फ्रंट का एग्जांपल एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको मिल सकता है। लाइक आपने एक वाटर सरफेस ली, वेव फ्रंट्स आपको दिखेंगे नहीं, लाइट आपको दिखती नहीं है, लेकिन वेव फ्रंट को आप विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे आपने एक वाटर सरफेस ली, वाटर सरफेस में एक स्टोन ड्रॉप कर दिया, तो वो स्टोन कुछ रिपल्स क्रिएट करेगा। वो जो रिपल्स हैं वो रिपल्स वेव फ्रंट का काम करेंगी वाटर वेव्स के लिए। तो मैं एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूं आपको, वो वीडियो हेल्प करेगी आपको ये समझने में। तो देखो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ये कभी कभी
शेयरिंग में आवाज चली जाती है, ये आवाज आ रही है ना? ओके। तो देखिए ये एक वाटर सरफेस है। इस वाटर सरफेस को ऐसे अज्यूम करो कि ये वाटर सरफेस एक डार्क रूम है। इस वाटर सरफेस को अज्यूम करो कि ये वाटर सरफेस एक डार्क रूम है। एक मिनट यार, तो देखिए ये डार्क रूम था, इसके अंदर आपने एक लाइट सोर्स डाल दी, तो वाटर सरफेस काम थी, कोई वाटर सरफेस में ऑसिलेशन नहीं था, कुछ नहीं था। उससे आप समझिए वाटर सरफेस को कि ये एक डार्क रूम की तरह काम कर रही है। ये जो वाटर सरफेस है ना अभी, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक डार्क रूम है जिसमें कोई लाइट सोर्स नहीं है। जैसे ही आपने इस वाटर सोर्स में एक स्टोन ड्रॉप किया, स्टोन की वजह से रिपल्स प्रोड्यूस हुए। इस स्टोन ने क्या किया, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए हर जगह। ये जो डिस्टरबेंस स्टोन प्रोड्यूस कर रहा है, इन्हीं को हम वेव फ्रंट कह रहे हैं। और दिख रहा है ये वेव फ्रंट सर्कुलर है, एक स्टोन ड्रॉप किया, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा ही होता है जब एक डार्क रूम में आप एक लाइट सोर्स लेकर आते हो, वो लाइट सोर्स लाइट के वेव फ्रंट प्रोड्यूस करते हैं, जो वेव फ्रंट आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जब हम वेव थ्योरी लेते हैं तो लाइट ट्रैवल कर रही इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट है जो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी से जाएंगे हर डायरेक्शन में, ये वेव फ्रंट। अब जैसे यहां पर वाटर सरफेस में जो रिपल प्रोड्यूस होते हैं, उसमें हर वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, बिल्कुल वाटर मॉलिक्यूल्स की तरह। जब वेव फ्रंट ट्रैवल करता है आगे, तो वेव फ्रंट का हर पॉइंट वाइब्रेट करता है। अब जब वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे तो एक ही टाइम पर, एक ही सरफेस पर कुछ पॉइंट्स होंगे जो ऊपर जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स होंगे जो नीचे जा रहे हैं। ये दो अलग अलग फेसेस के पॉइंट्स हैं। आपको सेम फेस के पॉइंट्स चाहिए, मींस आप वो पॉइंट्स पिक करोगे जो या तो सब ऊपर जा रहे हो या सब नीचे जा रहे हो। उन्हें आप कहते हैं पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस। और ये आपका वेव फ्रंट है। तो लाइट में मैं आपको दिखा नहीं सकता वेव फ्रंट, लेकिन जैसा ये वाटर में आपको वेव फ्रंट्स दिख रहे हैं, ऐसे ही कुछ लाइट में अगर आप पॉइंट सोर्स डालते हैं तो ऐसे वेव फ्रंट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये वेव फ्रंट की ये पिक्चर बहुत जरूरी थी कि ये क्लियर हो भाई। ये समझ में आया आपके वेव फ्रंट एक्चुअल में है क्या और कैसे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हम डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस सब वेव फ्रंट की टर्म्स में करेंगे। तो यहाँ होगा क्या कि लाइट सोर्स एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगी, वो वेव फ्रंट दूसरा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, वो वेव फ्रंट तीसरा प्रोड्यूस करेगा। अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ जब आपने सोर्स ड्रॉप करा ना स्टोन, तो जैसे देखो स्टोन ड्रॉप होगा, स्टोन ने एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस किया, बस खत्म। अब ये वेव फ्रंट दूसरा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, वो तीसरा प्रोड्यूस करेगा, वो चौथा प्रोड्यूस करेगा, और वेव फ्रंट बढ़ते चले जाएंगे। सो दैट इज हाइंस प्रिंसिपल। हाइंस प्रिंसिपल भी ये कहता है कि लाइट सोर्स एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस करती है, वो वेव फ्रंट दूसरा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, वो तीसरा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, और कहानी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से लाइट आगे ट्रैवल करती चली जाती है। तो खत्म करते हैं, वीडियो खत्म हुई। हाँ तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल था वाटर वेव्स का, जिसके लिए मीडियम चाहिए। लेकिन जब आप लाइट वेव्स का एग्जाम्पल लेंगे, हाँ वो एक एक करके आ रहे हैं, तो वो जो लाइट वेव्स में जो वेव फ्रंट्स होंगे, उसमें पार्टिकल्स नहीं है, उसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है। तो वो जो आपको ऑसिलेशंस दिख रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के ऑसिलेशन है, तो वो वैक्यूम से भी चला जाएगा। उस्मा वेव फ्रंट लूज होने पर एनर्जी रिलीज होगी। उस्मा वो जो वेव फ्रंट है वही लाइट है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ एक बल्ब है, मैंने यहाँ बल्ब ग्लो किया और वॉल तक लाइट पहुंच गई, इसका मतलब एनर्जी सोर्स से लेकर वॉल तक पहुंच रही है। सोर्स से लेकर वॉल तक वो वेव फ्रंट की टर्म्स में जा रही है कि यही वेव फ्रंट है जो आगे ट्रैवल करते चले जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आगे एनर्जी ट्रैवल होती चली।
This is wavefront, continuous local of the points which are vibrating in same phase. अगर आपके पास वेव फ्रंट्स हैं तो आप यूज टू हैं रे की टर्म्स में सोचने में. रे आप सब जानते हैं, पूरा रे ऑप्टिक्स. सवाल है लाइट कहाँ खत्म होती है. अगर मैं एक सोर्स ले लूं और मैं उसको ग्लो कर दूंगा ना, एक बल्ब लूं और उसे ऑन कर दूं, सवाल है कहाँ जाकर ऐसा होता है कि बल्ब की लाइट खत्म हो जाती है. ये जो आप क्वेश्चन पूछ रही है ना, ये क्वेश्चन बेसिकली ये है कि मैंने एक टॉर्च ऑन करी. सवाल है पहले मुझे बताओ, मैंने एक टॉर्च ली, एक बल्ब लिया और उसे ऑन किया, ग्लो कराया, कहां जाकर लाइट जाना, कहां तक उसकी लाइट जाना बंद हो जाएगी, क्या होगा. जो आपने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन बेसिकली यही है जो मैं पलट के आपसे पूछ रहा हूँ. बस इसी तरह से हर तरफ वेवरेट्स जाएंगे. अब होता क्या है, एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद लाइट लॉस हो जाती है, स्प्रेड आउट कर जाती है, स्कैटर कर जाती है. वही चीज वेव फ्रंट्स के साथ होगी. एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो वेव फ्रंट्स लॉस हो जाएंगे, एनर्जी खत्म हो जाएगी. यस अमान, जो आप कह रहे हैं उसमें एनर्जी कम होती चली जाएगी, तो फाइनली कुछ टाइम के बाद जाके लॉस हो जाएगी. तो जैसे आप कहते हैं बल्ब से लाइट निकली, उसे मैं कहूंगा बल्ब से वेव फ्रंट्स निकले. नाउ इफ यू हैव वेव फ्रंट्स, तो आप रेस के साथ यूज टू हैं. रेस कैसे जाती है, तो रेस बेसिकली क्या है. रेस अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, रेस आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट. rays are perpendicular to wavefront. तो ये जो रेज हैं, ये रेज वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर. रेज आर परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट, ये वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर होते हैं. और जो भी लाइट की एनर्जी है, वो एनर्जी बेसिकली रेज में होती है. तो एनर्जी वहां ट्रैवल करेगी जहां रेज ट्रैवल करती है. लाइट एनर्जी ट्रैवल, अभी मैं रेज ड्रॉ करके भी दिखा दूंगा. लाइट एनर्जी रेस में ट्रैवल करेगी, जहां रेस जाएंगी वहां एग्जैक्टली लाइट एनर्जी ट्रैवल करेगी. इतना लिख लीजिए. चलिए नेक्स्ट देखिए. अब ये जो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट के शेप्स अलग अलग होंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सोर्स. अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था वाटर में ही, वो वेव फ्रंट्स थे पॉइंट सोर्स की वजह से. अलग अलग टाइप की सोर्सेस के लिए वेव फ्रंट्स के शेप्स अलग अलग होंगे. जैसे एक वेव फ्रंट होता है स्फेरिकल, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट. एक आता है स्फेरिकल वेव फ्रंट. तो स्फेरिकल वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स के लिए आता है. अगर आपके पास पॉइंट सोर्स है तो आपका वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा. तो आपने ये एक पॉइंट सोर्स ली, उस पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट आएगा, दैट वेव फ्रंट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट. तो मैं कई स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ कर देता हूं. तो पहले लाइट यहां थी, फिर लाइट यहां आ गई, फिर लाइट आगे ट्रैवल कर गई. तो दीज आर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स फॉर अ पॉइंट सोर्स. अब ये वेव फ्रंट्स बाहर जाएंगे, दैट मीन्स रेज बाहर जाएंगे. तो इस तरह से कुछ रेज बाहर जा रही है.
तो ये ऐसे रेज बाहर फैलती चली जाएंगी. सो दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर अ पॉइंट सोर्स. पॉइंट सोर्स के बाद नेक्स्ट टाइप की जो सोर्स है, दैट सोर्स इज, नेक्स्ट टाइप का जो वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट है आपका सिलेंड्रिकल वेव. हाँ, सब परपेंडिकुलर है ना. स्फेयर पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तभी तो रेडियस आएगा. ये सब रेडियस डायरेक्शन, ये सब रेडियल डायरेक्शन. जैद बस में अभी हाँ जैद देख लिया. नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल वेव. तो देखिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में क्या होगा, यहां जो सोर्स होगी वो सोर्स पॉइंट सोर्स नहीं है, सोर्स लाइन सोर्स है. सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट लाइन सोर्स के लिए होंगे. अगर आपके पास जो सोर्स है वो सोर्स लाइन सोर्स है तो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल. द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट फॉर अ लाइन सोर्स. सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को ऐसे शो करते हैं. आपने एक लाइन ली, इस लाइन के अराउंड आपने सिलेंडर रखा हुआ. तो अगर आपने एक लाइन सोर्स ली है तो जो वेव फ्रंट होगा दैट वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल. तो अभी तो मैं एक सिलेंडर ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे स्फेयर्स हैं ऐसे कई सिलेंडर्स होंगे. एक सिलेंडर होगा, फिर दूसरा सिलेंडर, और आगे चलता चला जाएगा. जैसे आपने ट्यूबलाइट ले ली, लाइट ट्यूबलाइट ली तो उससे जो लाइट जाएगी वो सिलेंड्रिकल जाएगी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. अब आप अगर रेस ड्रॉ करना चाहते हैं तो रेस परपेंडिकुलर होंगी, आप ऐसे नॉर्मल्स ड्रॉप कर दीजिए. तो ये जो सारे जो नॉर्मल्स होंगे, ये सारे नॉर्मल बेसिकली रेस का डायरेक्शन. ये रेज हो जाएंगे आपकी, और ये ऊपर से लेके नीचे तक होंगी. मैं तो जस्ट ऊपर शो कर रहा हूं, ऊपर से नीचे तक सब ऐसी रेज जाएंगी. ये रेज जाएंगी. जी जनाब, सारी रेज इक्वल डिस्टेंस तक जाएंगी क्योंकि सोर्स तो सेम है ना, जिस सेम सोर्स से आ रही है. कितने दूर तक जाएंगी वो डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ सोर्स पे. तो सब इक्वल डिस्टेंस तक जाएंगी. तीसरी जो टाइप ऑफ वेव फ्रंट है दैट इज प्लेन वेव फ्रंट. तो देखिए प्लेन वेव फ्रंट में क्या होगा, अगर आपको जो सोर्स दी हुई है वो सोर्स एक प्लेन सोर्स, मतलब एक पॉइंट सोर्स मान लीजिए, और आप उस पॉइंट सोर्स से बहुत दूर खड़े हो, पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा. लेकिन अगर आप बहुत दूर हैं तो आपको पूरा स्फेयर नहीं दिखेगा, स्फेयर का छोटा पोर्शन दिखेगा. अगर आपको एक स्मॉल पोर्शन दिखे स्फेयर का तो उसे आप क्या कहेंगे, वो आपको स्फेरिकल दिखेगा या आपको प्लेन दिखेगा. प्लेन नजर आएगा ना. जैसे अर्थ स्फेरिकल है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, आप रोड देखते हैं, आपको प्लेन दिखता है, स्फेयर नहीं दिखता. तो अगर यही पॉइंट सोर्स या सिलेंडर सिलेंड्रिकल या लाइन सोर्स से ऑब्जर्वर बहुत दूर है तो उसके पास जो वेव फ्रंट पहुंचेगा उसका साइज बहुत बढ़ जाएगा, और उसको एक पूरा वेव फ्रंट नहीं दिखेगा, छोटा सा पोर्शन दिखेगा वेव फ्रंट का जो प्लेन दिखेगा. फॉर अ डिस्टेंट सोर्स, अगर सोर्स बहुत दूर है, a portion of spherical or cylindrical wavefront
will appear as plane. तो अगर सोर्स बहुत ही ज्यादा दूर है तो जो भी पोर्शन दिखेगा उसे स्फेरिकल वेव फ्रंट का या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का, वो पोर्शन उसे प्लेन दिखेगा, दैट्स अ प्लेन वेव फ्रंट। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। हाँ आयशा, अच्छा अभी मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पर, अभी आ रहा हूँ आयशा, ये लोग लिख लें फिर मैं आता हूँ। अच्छा अब देखो कुछ क्वेश्चंस आए, जैसे आयशा पूछ रही है कि क्या वेव इक्वेशन वेव फ्रंट के लिए वैलिड होगी। तो देखिए ये वेव फ्रंट, फोरियर्स थ्योरम, वेव इक्वेशन, ये सब थ्योरीज हैं एक्सप्लेन करने के लिए फिजिकल रियलिटी जो कि वेव है। एक चीज है लाइट वेव, ये एग्जिस्ट करती है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग अलग थ्योरीज यूज कर रहा हूं। कभी मैं थ्योरी यूज करता हूं इक्वेशन की, बेसिकली फोरियर थ्योरी है, y इज a साइन की x माइनस ओमेगा t प्लस फाइव, वो एक थ्योरी है, उससे भी आप सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी लाइट को एक्सप्लेन करने की एक और थ्योरी है, बहुत पुरानी थ्योरी है, जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट। ये तो उस टाइम की है जब मैथ भी बहुत ढंग से डेवलप, वो सब फोरियर वोरियर काम नहीं हुए। ऐसी ही और कई थ्योरीज है लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम वेव फ्रंट की इक्वेशन नहीं लिखते आयशा, हम इक्वेशन लिखते हैं लाइट की। वेव फ्रंट, फोरियर थ्योरम, ये सब तो अलग अलग थ्योरीज है। तो अब समझ में आया आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भाई ये कुछ ऐसा है कि जैसे ये पेन है ना, फिजिकल रियलिटी तो पेन है। अब आप इसको अलग अलग लैंग्वेज में एक्सप्लेन कीजिए, इंग्लिश में कुछ कहिए, उर्दू में कुछ कहिए, हिंदी में कुछ कहिए, जर्मन में कुछ होगा, लेकिन फिजिकल रियलिटी तो पेन है। ऐसी फिजिकल रियलिटी इज लाइट, लाइट वेव। उसे एक्सप्लेन करने के लिए आप कभी फोरियर थ्योरम यूज कर लेते हैं, तो आप कहते हैं y इज a sin की x माइनस ओमेगा t प्लस फाइव। कभी आप वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं जो कुछ एक ही चीज एक्सप्लेन करेगी। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करेगा वजह, वेव नहीं। वेव नेचर इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करेगा, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करेगा, पोलराइजेशन एक्सप्लेन करेगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करेगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैलकुलेशन है। हाँ, वेव फ्रंट और वेवलेंथ अभी बताता हूँ मुझे। नहीं, एक्सेप्टेड थ्योरी है, पहली थ्योरी एक्सेप्टेड है। कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसमें, उसमें मुझे एक बात बताओ, लाइट एंड वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? लाइट और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? ऐसे कहूं कि हम लाइट की वेवलेंथ मेजर करते हैं। हाँ जी, वी मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हम वेवलेंथ वेव फ्रंट की नहीं मेजर करते, उसमें हम वेव फ्रंट लाइट की मेजर करते हैं। हम वेव फ्रंट लाइट की मेजर करते हैं। अब फोरियर्स थ्योरम के अंदर आप इसे कहते हो कि ये वेवलेंथ है। जब आप लाइट को साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, आप कहते हैं दिस इज वेवलेंथ। वो डिस्टेंस जिसके बाद लाइट अपने आप को रिपीट करे, वो वेवलेंथ है। अब ये जो वेव फ्रंट वाली थ्योरी है, उसमें हम एक चीज पढ़ेंगे, सेकेंडरी वेवलेट, उसका रेडियस वेवलेंथ होगा। तो मैं वेवलेंथ वेव फ्रंट का नहीं मेजर कर रहा, वेव फ्रंट किसका मेजर कर रहे हैं? लाइट। बस अलग अलग थ्योरीज में उस वेवलेंथ की डेफिनेशन अलग अलग होगी। यहां वो डिस्टेंस है जिसके बाद रिपीट करती है, उसे वेवलेंथ कहते हैं। यहां रेडियस होगा वेवलेट का, देखेंगे वेवलेट क्या है जिसे वेवलेंथ कहते हैं। एक्सेप्टेड थ्योरी है। ड्रॉबैक्स हैं कुछ छोटे छोटे से, जैसे एक ड्रॉबैक यही कि कहता है लॉन्गिट्यूडनल है, बट लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि लाइट आप जानते हैं कि फॉरवर्ड ट्रैवल करेगी, लाइट बैकवर्ड नहीं आती। लेकिन ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि लाइट बैकवर्ड क्यों नहीं आई। सो दीज आर सम ड्रॉबैक्स इन द थ्योरी। और जो एक्सेप्टेड थ्योरी, पहली थ्योरी जिसने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी, बट इतनी एडवांस थ्योरी नहीं है कि आप बहुत कुछ एक्सप्लेन कर पाओ। आपको मैथमेटिक्स चाहिए ही होगी, तो इसीलिए ज्यादातर जगह आपको फोरियर थ्योरम मिलती है, ये नहीं मिलती।
उस्मा आपको समझ में आया? भाई आज की क्लास में आपके जितने क्वेश्चंस उठ रहे हैं ना उन्हें क्लियर करते हुए चलिए, वरना इंटरफेरेंस मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मतलब आज की क्लास वेव फ्रंट इसीलिए पढ़ाया जाता है, इजी सा टॉपिक है, 15 मिनट में खत्म किया जा सकता है, ताकि एक पिक्चर बने। उस्मा क्लियर हुआ वेवलेंथ और वेव फ्रंट? अमन यहाँ वेलोसिटीज में डिफरेंस होगा वेव फ्रंट की, मीडियम चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेव अगर लाइट मीडियम चेंज करेगी तो वेलोसिटीज डिफरेंट हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं। हाँ वाले न्यूटन ने जो दी थी दैट वाज कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जहां लाइट को एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल माना। कॉर्पस्कुलर थ्योरी में इश्यूज है, वो लाइट को एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मान के चलता है। हाँ जैद स्फेरिकल वेव फ्रंट डिस्टेंस सोर्स के लिए प्लेन कैसे दिखेगा? अच्छा जैद एक बात बताइए मुझे, अर्थ कैसी है, स्फेरिकल है या प्लेन है? स्फेरिकल, लेकिन अगर आप बाहर निकल के देखेंगे तो अर्थ आपको कैसी दिखती है, स्फेरिकल या प्लेन? बाहर निकल कर देखोगे तो अर्थ आपको प्लेन दिखती है। रीजन क्या, आपको पूरा अर्थ नहीं दिख रहा है, एक स्मॉल पोर्शन दिख रहा है। तो देखिए वेव फ्रंट में भी ऐसी होगा, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। जब तक ऑब्जर्वर तक वेव फ्रंट पहुंचेगा ना तो साइज बहुत बढ़ जाएगा, वो इतना पोर्शन देखेगा तो उसे प्लेन दिख रहा होगा। ये रीजन। आप यही तो कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट आपकी इंफिनिटी पर है तो रेस पैरेलल आ रही है, तो वहीं से प्लेन वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट आता है। पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। आयशा यहाँ पर जब हम वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो क्लियर कट वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी को अलग अलग डिवाइड नहीं करते, इट्स जस्ट वेव वेलोसिटी, इट्स जस्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव, दैट्स इट, व्हिच इज कांस्टेंट इन अ मीडियम। आप मीडियम चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। अब प्लेन वेव फ्रंट और देख लो, उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए प्लेन वेव फ्रंट की। तो ये रेज हैं आपकी विचार पैरल। सो अगर आपके पास एक वेव फ्रंट है विच इज प्लेन, तो जो रेज होंगी वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगी, पैरेलल रेज हो जाएंगी। यही तो आपने पढ़ा था, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो रोज रेज पैरेलल आती है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तो वेव फ्रंट प्लेन हो जाता है, प्लेन वेव फ्रंट के लिए रेज पैरेलल हो। तो ड्रॉ कर लीजिएगा, इट्स अ प्लेन वेव फ्रंट और रेज। भाई इतना लिख चुके हैं आप लोग, रब कर दूं? नेक्स्ट देखिए कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। भाई मान लीजिए आपने अपने वेव फ्रंट को कॉन्वेक्स लेंस से पास करा दिया, तो रेस कन्वर्ज कर जाएंगी, दैट मींस वेव फ्रंट भी कन्वर्ज कर रहा होगा। तो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट आप कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये जो वेव फ्रंट है ये कन्वर्जिंग है, दिस इज अ कन्वर्जिंग वेव। सो अगर रेस कन्वर्ज हो रही हैं, इसका मतलब जो वेव फ्रंट होगा वो वेव फ्रंट भी कन्वर्ज होगा, इट्स अ कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। इसी तरह से डाइवर्जिंग वेव फ्रंट आप ड्रॉ कर सकते हैं।
इस पैटर्न को कहते हैं डाइवर्जिंग। आपको रेस से पता चल जाएगा कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। ये डाइवर्जिंग है। अगर आप रेस ड्रॉ करेंगे तो रेस नॉर्मल होंगी। ये जो रेज हैं आपकी ये नॉर्मल है, डाइवर्ज हो रही है। तो ये कुछ बेसिक वेव फ्रंट्स है जो क्लियर होने चाहिए कि पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल होगा, लाइन सोर्स है सिलेंड्रिकल होगा, सोर्स बहुत दूर है तो वेव फ्रंट प्लेन होगा, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट क्या होगा, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट क्या होगा, सारी चीज इतना लिख लीजिए। बीम ऑफ लाइट, आयशा ये ज्योमेट्री है बेसिकली। बीम ऑफ लाइट जो है वो, उसमें आप लाइट को एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मानते हैं। जब आप बीम कहते हैं तो आप लाइट को रे मानते हैं, विच इज अ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। अगर आप वेव और पार्टिकल में ब्रेक करना चाहते हैं देन दैट इज पार्टिकल। वेव तो हमेशा स्प्रेड आउट करती है। यूजुअली बीम ऑफ लाइट जो है वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर आप ब्रेक ही करना चाहते हैं पार्टिकल और वेव में सो इट्स पार्टिकल, क्योंकि वेव की बीम्स नहीं होती, वेव्स तो स्प्रेड आउट करती है। यस मान लो इट्स अ ट्रैवलिंग वेव। लाइट एक जगह तो कन्फाइंड होती नहीं है, ट्रैवल कर रही है। इट्स अ ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव। अनलाइक स्ट्रिंग की तरह या साउंड की तरह लाइट में स्टैंडिंग वेव्स नहीं बनती। इसे रब कर दूं? नेक्स्ट देखिए, हाइंस प्रिंसिपल। हाइंस प्रिंसिपल भाई, ये हाइंस प्रिंसिपल ही बताता है कि लाइट वेव्स एक मीडियम के थ्रू कैसे प्रोपोगेट करेंगी इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट। तो ये आपको बताएगा, इट टेल्स हाउ लाइट वेव्स travel through a medium in terms of wave. लाइट एक मीडियम में वेव फ्रंट की टर्म्स में कैसे ट्रैवल करती है, दैट इज गिवन बाय हाइंस प्रिंसिपल। तो हाइंस प्रिंसिपल में कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है, जब आप हाइंस प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, कि जो लाइट सोर्स है आपकी, लाइट सोर्स एक वेव फ्रंट जनरेट करेगी। लाइट सोर्स आपकी जो लाइट सोर्स है ये जनरेट करती है वेव फ्रंट। एक वेव फ्रंट जनरेट करेगी। वेव फ्रंट के ऊपर जो हर एक सिंगल पॉइंट होगा वो पॉइंट एक्ट करता है एज अ फ्रेश सोर्स। Every point on wavefront
act as a fresh source of disturbance. इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वेव फ्रंट है उसके ऊपर हर एक जो पॉइंट होगा वो अपने आप में एक सोर्स की तरह काम करेगा. These disturbance travel in all directions with speed of light known as secondary wavelets. तो ये जो डिस्टर्बेंस है हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे विद द स्पीड ऑफ लाइट, इन्हें आप सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं. तो हुआ ये कि सोर्स ने एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस किया, वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट एक सोर्स की तरह काम कर रहा है, उसने वेवलेट्स प्रोड्यूस किए, और a tangential surface on these wavelets in forward direction is secondary wavefront. तो अगर आपने एक टेंजेंशियल सरफेस ले ली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन सेकेंडरी वेवफ्रंट्स के ऊपर, तो इसे आप इन वेवलेट्स के ऊपर इसे आप सेकेंडरी वेवफ्रंट कहेंगे. तो देखो इसका मतलब क्या है, मैं इस स्लाइड में ड्रॉ करके दिखा रहा हूं. आपने एक सोर्स ली, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट. ये सोर्स क्या करती है, पहला वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर रही है. अब ये वेव फ्रंट परफेक्ट स्फीयर है, परफेक्ट स्फीयर कंप्लीट स्फीयर नहीं ड्रॉ कर रहा, ये एक स्फीयर ले लिया, स्फीयर का एक पोर्शन ले लिया जो आगे ट्रैवल कर रहा है. भाई ऐसे ही पीछे भी हो रहा होगा, अब एक साइड ड्रॉ करो. इसके ऊपर हर एक जो पॉइंट होगा वो हर पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करेगा, हर पॉइंट एक सोर्स की तरह. वो सोर्स क्या करेगी, और फर्दर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगी. तो हर पॉइंट एक सोर्स की तरह काम कर रहा है, सोर्स ने फर्दर और डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की. डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की. एक टैंजेंशियल सरफेस ले लिया आपने, एक आपने टैंजेंट लिया जो इन सारे वेवलेट्स के ऊपर लिया हुआ है, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है. तो देखिए क्या क्या नाम है किस किस के. ये जो फर्स्ट लिया ये प्राइमरी वेव फ्रंट, लाइक सोर्स ने जो पहला वेव फ्रंट प्रोड्यूस किया ये वो वेव फ्रंट है. जो आपको वीडियो में दिखाया था स्टोन ड्रॉप हुआ, जो पहला डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ, ये वो डिस्टर्बेंस है. अब इस प्राइमरी वेव फ्रंट ने सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस किए. ये जो मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं इसे कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट. सेकेंडरी वेवलेट का जो रेडियस होता है, दैट रेडियस इज c इंटू टी. रेडियस होता है c इंटू टी. और इसी सेकेंडरी वेवलेट के रेडियस को वेवलेंथ कहते हैं, यही लैम्डा है. अगर वो आपसे कहता है ना कि वेव इन टर्म्स ऑफ हाइंस प्रिंसिपल और इन टर्म्स ऑफ वेवफ्रंट बताओ जरा वेवलेंथ क्या है, तो यही सेकेंडरी वेवलेट का जो रेडियस है, दैट रेडियस इज वेवलेंथ. c इंटू टी इज वेवलेंथ. c स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो c इंटू टी आएगा. और ये जो आया ये है आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट. दिस इज योर सेकेंडरी वेव फ्रंट.
सो ये टी इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइट वेव यहां थी टी इक्वल टू 0 पर, उसके बाद लाइट यहां पहुंच गई टी इक्वल टू टी पर, तो लाइट ऐसे आगे ट्रैवल करेगी। फिर ये सेकेंडरी वेव फ्रंट प्राइमरी की तरह काम करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेगा, आगे हो जाएगा, वहां टैंजेंट लो और आगे बढ़ता चला जाएगा। दैट्स साइंस प्रिंसिपल। भाई बताइए समझ में आया? फिर मैं लास्ट स्लाइड पर आता हूं। एक सेकंड एक सेकंड एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से वेव फ्रंट की एनर्जी लूज होगी क्योंकि वो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो ज्योमेट्री, ये जो आप वेवलेट्स ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये वेवलेट्स फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, ये तो आपकी थ्योरी है जो ड्रॉ कर रही है। अभी जो बैकवर्ड है, इस बैकवर्ड का फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लाइक रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, लाइट पीछे नहीं जाएगी, लाइट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये जो आप पीछे बना रहे हैं, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, ये ड्रॉबैक है इसकी थ्योरी का। साइंस थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स, उसमें से एक ये है कि बैकवर्ड भी जाएगी अगर मैं यहाँ बैकवर्ड वेव फ्रंट ड्रॉ कर दूं, लेकिन लाइट कभी बैकवर्ड्स नहीं जाती, लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो यहाँ बैकवर्ड कोई टैंजेंट नहीं है। तौहीद के बाद उस्मा, डायरेक्शन टाइम उस्मा, ये डी आई आर क्या है? एक मिनट में एक एक करके लूँ डाउट्स। हाँ उस्मा, ये डी आई आर क्या है? अच्छा, ये जो टाइम है ना उस्मा, ये वो टाइम है जितने टाइम के बाद आप सेकेंडरी वेव फ्रंट देख रहे हो। देखो ये सोर्स है, आप देखते हैं कुछ 0.1 सेकेंड के बाद कि आपकी वेव कहां तक पहुंची। तो जो आप सेकेंडरी वेवलेट लेंगे, उस सेकेंडरी वेवलेट का रेडियस स्पीड ऑफ लाइट इंटू 0.1 हो जाएगा। तो इस टाइम की कोई फिक्स वैल्यू नहीं, ये तो सिर्फ वो डिस्टेंस है जहां पर आप अपनी सेकेंडरी वेवलेट देख रहे हैं। हाँ सवाल है, आप बैकवर्ड ड्रॉ नहीं करते, लाइट बैकवर्ड्स नहीं जाती है, ये एक ड्रॉबैक है इस थ्योरी का। जोया वेव फ्रंट कहाँ जाना शुरू होगा? जैसे जैसे ये आगे जाएगा ना, एनर्जी, जाहिर सी बात है लाइट स्कैटर होती है, तो एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। आइडियली ये इंफिनिटी तक जाना चाहिए, आइडियली ये चीज इंफिनिटी तक जानी चाहिए, लेकिन एक फाइनाइट डिस्टेंस के बाद एनर्जी कम होती चली जाती है और ये वेव फ्रंट्स खत्म हो जाएंगे। जैसे लाइट में होता है, आप एक टॉर्च लीजिए, लाइट शाइन कीजिए, आइडियली होना ये चाहिए कि वो लाइट इंफिनिटी तक ट्रैवल करती चली जाए, रुके ही ना कभी, आई मीन खत्म ही ना हो। लेकिन होता है कि जैसे जैसे लाइट आगे जाती है, स्कैटर होती चली जाती है, स्कैटरिंग की वजह से लूज होती चली जाती है, एक जगह जाके खत्म हो जाएगी। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के बाद, अब एक फाइनाइट डिस्टेंस के बाद स्कैटरिंग की वजह से ये खत्म हो जाएगा, लाइट आगे ट्रैवल करना बंद कर, एनर्जी लूज हो जाएगी सर। हाँ अब भाई ये लिख लीजिए, ये हाइंस प्रिंसिपल लिखिए। भाई इतना लिख लें तो बताइएगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं।
मैं रब कर दूं सब? चलिए लिखिए तो। अमानत, ये ईथर हमने प्रूफ किया था जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाया था. द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज द प्रूफ व्हाई ईथर डजंट एग्जिस्ट. ईथर बेसिकली एक मीडियम है जिसमें ना मास है, ना चार्ज है, ना ऑर्डर है, कुछ नहीं. ईथर का कॉन्सेप्ट तब लेते थे जब लाइट, अमानत आप जानते हैं कि वेव्स दो तरह की होती हैं, एक मैकेनिकल, एक नॉन मैकेनिकल. मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, लाइक साउंड वेव्स. ईथर का कॉन्सेप्ट तब यूज किया जाता था जब लाइट को भी मैकेनिकल वेव मानते थे. बट मैक्सवेल ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर की थी तो उसने शो किया कि देयर कुड बी अ वेव व्हिच कैन इवन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. तो किसी मीडियम की जरूरत नहीं. तो वहां से मैक्सवेल ने थियोरिटिकली ईथर के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया. दूसरा माइकलसन मोरले, ये भी मैंने ईएम वेव्स में बताया था. माइकलसन मोरले वो आदमी उसने लाइट की स्पीड मेजर करी, लेकिन लाइट की स्पीड मेजर करते हुए उसने कभी भी ईथर जैसा कुछ डिटेक्ट नहीं किया. तो माइकलसन मोरले ने भी ईथर के कॉन्सेप्ट को हटा दिया था कि ईथर जैसा कुछ है. जाहिद बिल्कुल जाने चाहिए, लेकिन लाइट स्कैटर कर देती है. मतलब लाइट स्कैटर कर जाती है. जैसे जैसे लाइट आगे बढ़ेगी ना, आगे आपके डस्ट पार्टिकल्स होंगे, उन डस्ट पार्टिकल्स से टकराएगी और लाइट स्कैटर कर जाएगी, बिखर जाएगी. इसीलिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाती. लेकिन अगर आप बहुत फाइन बीम ले लें जो स्कैटर ना करे, लाइक लेजर, तो वो लेजर बहुत डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है. लाइक लेजर आप अर्थ से शाइन कीजिए, मून तक लाइट पहुंच जाती है. लेकिन जो यूजुअल जो हम बल्ब लेते हैं, लाइट स्कैटर होती चली जाती है. स्कैटरिंग की वजह से उसकी एनर्जी लॉस होती चली जाती है, एनवायरमेंट में चली जाएगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगी. सनाउल, ये जो सीटी है, दिस सीटी इज रेडियस ऑफ वेवलेट. सी इज स्पीड ऑफ लाइट, और टी आपका टाइम, जितने टाइम के लिए ट्रैवल करें. भाई रब कर दूं इसको मैं? चलिए नेक्स्ट देखिए. इसके बाद अब यहां से थ्योरी बस इतनी है, इस चैप्टर में इतनी थ्योरी है. यहां से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं. तो हाइंस प्रिंसिपल से कोई बहुत ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनते, तीन ही बनते हैं. एक बनता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कहेगा प्रूफ कर दो यूजिंग हाइंस थ्योरी. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे बेसिकली आप स्नेल्स लॉ कहते हैं, उसे प्रूफ करने को कहेगा. और तीसरा काम होता है, कहता है मिरर पर प्लेन वेव फ्रंट बता दिया, डाल दिया कैसे वेव फ्रंट मिरर से पास होता है या लेंस से पास होता है. सो पहले प्रूफ करते हैं रिफ्लेक्शन ऑन बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. सो वेव थ्योरी की बेसिस पर आपको रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है. बेसिकली हाइंस प्रिंसिपल यूज कर आपको शो करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो देखिए बहुत सीधी सीधी सी चीज है, सिर्फ ज्योमेट्री है और कुछ नहीं. या आपने एक मिरर ले लिया, तो ये मिरर है आपका M1 और ये मिरर है आपका M2. इस M1 M2 मिरर पर ये आपने एक प्लेन वेव फ्रंट ले लिया.
और ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इसे आप प्राइमरी वेव फ्रंट कह सकते हो। और ये वेव फ्रंट इस मिरर के साथ जो एंगल बना रहा है इसे आप कहोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपको ड्रॉ करना है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा। तो वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए हाइंस प्रिंसिपल यूज करना होगा। हाइंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी आपका वेव फ्रंट है उसका हर पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करेगा। सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ करो और उन सेकेंडरी वेवलेट्स पे टैंजेंट ड्रॉप कर दो, वो टैंजेंट आपको बताएगा आपका वेव फ्रंट कहां जा रहा है। तो यहां पर सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए हम पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ करते। भाई देखो, अगर मैं तुम्हें लास्ट वाली स्लाइड भी दिखाऊं तो तुम्हें पूरे सर्कल से मतलब नहीं था, तुम्हें तो सिर्फ इतने आर्क से मतलब था, बस ये वाला आर्क ही तो चाहिए था टैंजेंट ड्रॉप करने के, तो सिर्फ ये वाला आर्क चाहिए था, पूरा तो मतलब ही नहीं था। तो जब हम डेरिवेशंस में करते हैं ना, पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ करते, सिर्फ आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। और अगेन इट्स अ फ्री हैंड ड्राइंग, तो आपको अपना रिजल्ट पता होना चाहिए। भाई मैं भी चीटिंग करूंगा, आप भी चीटिंग करेंगे इसमें, या तो आप कंपास वंपास लेकर बैठे, उतनी फुर्सत होगी नहीं किसी के पास। तो पूरा हम ड्रॉ नहीं करते, पूरा वेवलेट सर्कल नहीं ड्रॉ करेंगे, हम सिर्फ एक आर्क ड्रॉ करेंगे जिसकी हमें जरूरत है। तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे मैंने दो पॉइंट्स मान ली, एक ए और बी। ये दो पॉइंट्स दो सोर्सेस की तरह काम करेंगे। एक आर्क लिया मैंने ऐसे करके, दूसरा आर्क लिया मैंने यहां ऐसे करके, एक बी से आर्क ड्रॉ कर दिया, एक ए से आर्क ड्रॉ कर दिया, दोनों आर्क को कनेक्ट कर दिया। ये जो आर्क है ये बेसिकली आपका वेवलेट शो कर रहे हैं। दोनों आर्क पर आपने एक टैंजेंट ड्रॉप कर दिया। ये आपने दो आर्क लिए, ये आर्क बेसिकली सेकेंडरी वेवलेट है, इसे रेडियस लेकर एक आर्क बना दिया, इसे रेडियस लेकर आर्क बना दिया। मैं फिर कह रहा हूँ इट्स अ फ्री हैंड ड्राइंग, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ लेकर जाना है। खदीजा एक बी पॉइंट लिया, कंपास लो, अपना पेंसिल निकालो, बी पॉइंट पर कंपास रखो और एक आर्क यहाँ लगा दो। फिर ए पॉइंट सेंटर लिया, फिर एक आर्क यहाँ लगा दिया, दोनों आर्क पर आपने ले दिया, ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। इस पॉइंट को मैं ए प्राइम कह देता हूं और इस पॉइंट को मैं बी प्राइम कह देता हूं। तो ये जो आया ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अगर वेव फ्रंट आ गया हो तो मुझे जरा सी कुछ लेंथ वेंथ बता दो। ये जो एंगल होगा इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। यहां तक बताइए, ये समझ में आया? भाई यहां तक हुआ? सिर्फ दो पॉइंट्स लिए, दो आर्क लगाए और टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, वो टैंजेंट आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब इसके बाद मुझे जरा सा थोड़ा बहुत तुम लोग बताना शुरू करो। ये लेंथ बता सकते हो मुझे, लेंथ कितनी रही होगी ए प्राइम, ए प्राइम? अरे गुड। एक अस्का और एक वजाहत, इसके अलावा और आंसर्स? चलो, लाइट की स्पीड अगर इस मीडियम में सी है तो बता सकते हो मुझे ए प्राइम कितना रहा होगा? सी टी है ना, स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर लाइट की स्पीड सी है तो ए प्राइम कितना होगा? सी इंटू टी। इसी तरह से ये जो बी से लेकर बी प्राइम तक का डिस्टेंस होगा, ये बता सकते हो मुझे बीबी प्राइम कितना होगा? ये भी सेम होगा, मीडियम तो चेंज हो नहीं रहा, लाइट की स्पीड होगी सी, स्पीड ऑफ लाइट। अब ये मैंने रेस ड्रॉ कर दिए, इसी को मैं रेस कह सकता हूं ना, कि मैंने इंसिडेंट रेस ले ली। तो रेस तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, ये रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड वेव्स हो गई।
एक यहां ड्रॉ करते हैं और एक ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो ये जो दोनों रेज हैं ये हैं आपकी इंसिडेंट रेज, और ये जो दोनों रेज हैं ये हैं रिफ्लेक्टेड रेज। वो दोनों इंसिडेंट रेज थी, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये 90 डिग्री। अच्छा, अब आपको प्रूफ ये करना है कि आई और आर इक्वल है। मुझे डायग्राम देखकर बता दो कहीं कोई परेशानी है आपको, क्योंकि प्रूफ करना आसान काम, बहुत आसान काम। सिर्फ दो ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रेंट करूंगा, ये प्रूफ हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं है ना? चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। देखिए ए प्राइम और बी प्राइम, अगर मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं ए बी प्राइम और ए प्राइम बी प्राइम। किसी को परेशानी नहीं? गुड। ए बी प्राइम एंड ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम। मैंने ये दो ट्राइंगल लिए हुए हैं, ए बी प्राइम और ए प्राइम बी प्राइम। मुझे बताओ इस ट्राइंगल में कौन कौन से एंगल्स इक्वल है? देखो बी और ए प्राइम इक्वल है, दोनों 90 डिग्री। और अगर आप ढंग से देखेंगे ये साइड्स इक्वल है, ए प्राइम और बी प्राइम दोनों सी डी के इक्वल है। हाँ फातिमा, कॉमन साइड भी आ गई। देखिए देखिए कॉमन साइड भी है, ए बी प्राइम कॉमन साइड, ए बी प्राइम इज ए बी प्राइम, कॉमन साइड। दो साइड एक एंगल, तो ट्राइंगल ए बी प्राइम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम। सो जो दोनों ट्राइंगल है ए बी प्राइम और ए प्राइम बी प्राइम, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आप कह सकते हो बाकी एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। Angle of incidence is equal to angle of reflection. That's law of reflection. ये आपका रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। आप दूसरा भी लिख दीजिए, तीनों चीजें एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। आप यहां पर एक नॉर्मल भी ड्रॉप कर सकते हैं। ये होता है ना, नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं सरफेस पर, ये नॉर्मल। सो अगर ये एंगल आए और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ ऐसे लिख देते हैं कि तीनों जो इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल ऑल lie in same plane. Incident wave front AB, refracted wave front A prime B prime and normal all lie in same plane. सबके सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। इसे लिखिए, ड्रॉ करिए, जब ये स्लाइड हो जाए तो मुझे बताइएगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं।
भाई जब इतना हो जाए बताइएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इतना हो जाए तो बताइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। चलिए, सब लिख चुके हैं? अच्छा, इसका हो जाए तो बताइएगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। लिख लीजिए, लिख लीजिए। ओके, अरीबा हो गया था? चलिए लिखिए। भाई इतना हो जाए तो बताइए। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन, देखना है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ आप कैसे प्रूव करेंगे यूजिंग आइंस्टाइन। आपका बोर्ड जब सब्जेक्टिव होगा तो ऐसी चीजें आपसे पूछ लेता है। भाई इतना लिख लें तो बताइए, फिर नेक्स्ट प्रूफ कर, नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। सब लिख चुके हैं? चलिए। अच्छा, अब इसमें ना इस स्लाइड में थोड़ा सा एक काम करना। तुम्हें पता है ना कि बैकवर्ड टैंजेंट नहीं ड्रॉ करते। अच्छा, नहीं लिखा जोएब? लिखिए जोएब, हो जाए तो बताइए। फिर अब कर दूं इसको? जोएब, तो यहां लिख लीजिएगा बैकवर्ड tangents are not possible because light energy does not travel in backward direction. इसे लिख लीजिएगा, ये हो सकता है आपको कहीं कंसेप्चुअल किसी क्वेश्चन में मिल जाए फैक्ट। इसे लिखिए, फिर रिफ्रैक्शन करेंगे। लिख लीजिए तो बताइए मुझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए।
So refraction on basis of wave theory. तो वेव थ्योरी की बेसिस पर आपको दिखाना है रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना है, स्नेल्स लॉ बेसिकली प्रूव करना है। तो यहाँ देखो कैलकुलेशन में तो कुछ नहीं है, सारा टाइम जाता है डायग्राम में। पिछला डायग्राम मैंने तुम्हें ईमानदारी से ड्रॉ करके दिखाया था, अब ये देखो शॉर्टकट कैसे मारते हैं। ये रेयरर मीडियम है N1, ये डेंसर मीडियम है N2। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट मारूंगा, आपसे कोई नहीं देखने वाला कि पहले आपने आर्क ड्रॉ करा था या आपने वेव फ्रंट ड्रॉ करा था। और दूसरी बात ये, दीज ड्राइंग्स आर फ्री हैंड ड्राइंग्स, लाइक आपको फिजिक्स पता होनी चाहिए अपनी, अदरवाइज आप गलतियां करोगे। अगर आप में से कोई ऐसा बैठा हुआ है कि मैं सीधी सीधी लाइन खींचूंगा और अपने आप रिजल्ट सही आ जाएगा, तो कभी नहीं होना। हम टू द स्केल नहीं बना रहे, द फ्री हैंड ड्राइंग्स, आपको फिजिक्स पता होनी चाहिए। तो एक बात बताइए, कुछ देखें आपको कितनी फिजिक्स आप गेस कर सकते हैं। ये मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इसको नाम मैंने ए दिया, इसको नाम मैंने बी दिया, और इससे मैंने कहा दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब ये वेव फ्रंट रिफ्रैक्ट होगा तो मुझे ये बताओगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई से ज्यादा होगा या कम हो जाएगा। भाई जब ये वेव फ्रंट रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में जाएगा तो आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई से ज्यादा होगा या कम होगा। कम हो जाएगा ना। अरे रेयर टू डेंसर, जब रेयर टू डेंसर होगा तो कम हो जाएगा, ये कम हो गया, तो ये कम कर दिया मैंने, ये इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। ये नहीं हिलेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो कम हो गया। तो ये मैंने डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसके बाद आर्क वार्क सब लगा दूंगा। ये है तुम्हारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब तुमने इसे सोर्स लिया होगा, यहाँ एक आर्क लगाया होगा जिस आर्क पर ये टैंजेंट है, इसे सोर्स लिया होगा, यहाँ एक आर्क लगाया होगा जिस पर ये टैंजेंट है, ये दो आर्क हो गए। इस मीडियम में लाइट की स्पीड v1, यहाँ लाइट की स्पीड v2। तुम्हें रेस चाहिए तो नॉर्मल ड्रॉप कर दीजिए, ये आपने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया तो ये बेसिकली आपकी रेज हो गई। यहां आपने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया तो ये भी आपकी रेज हो गई। एक सेकेंड, पहले कुछ इंसिडेंट रेज ड्रॉ कर लें, पहले इस पर ये दोनों हो गई आपकी इंसिडेंट रेज। ये है इंसिडेंट रेज, और भाई ये आपकी रिफ्रैक्टेड रेज हैं जो रिफ्रैक्ट होने के बाद जा रही हैं। एक रे मैंने इस वेव फ्रंट पर नॉर्मली, किसी और कलर से ड्रॉ कर दूं, दिखेगी साफ। एक यहां ड्रॉ कर दी, एक यहां ड्रॉ कर दी, तो ये जो दोनों रेज हैं ये आपकी रिफ्रैक्टेड रेज हैं। भाई वेव फ्रंट पे नॉर्मल ड्रॉप करते हैं ना, ये रेज रिफ्रैक्टेड है। इस पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए, इसे आप कह दीजिए दिस इज बी प्राइम, इसे आप कह दीजिए दिस इज ए प्राइम। भाई यहां बताओ बी प्राइम कितना होगा, स्पीड v1 है, बी प्राइम कितना होगा, स्पीड v1 है। एक अस्का का आंसर आया बस,
स्वालिहा का आया, वजाहत, खदीजा, सनाउल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। V1T। एक ये बता दो मुझे ए प्राइम कितना है? देखो ये भी सबको आता है, बच्चे बहुत समझदार हो गए। V2T। उसमें सेकंड मीडियम में स्पीड V2 है ना, तो V2T। CT अगर C होता तो आप सही थी, V2T। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब ड्रॉ करते हुए कुछ चीजों का ख्याल रखना है भाई। रिफ्रैक्शन एरर से डेंसर हो रहा है तो रे विल बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल, तो ख्याल रखिएगा कि यहां अगर आप एक नॉर्मल लगा देते हैं तो आपको लगे कि रे टुवर्ड्स अ नॉर्मल आ रही है। यहां अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं तो आपको देखिए कि भाई रे टुवर्ड्स द नॉर्मल आ रही है। कुछ चीजों का ख्याल रखते हैं कि आर आई से कम हो, रे नॉर्मल ऐसे बनाना है कि लगे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें और लिख लेते हैं, फिर शुरू कर देंगे कैलकुलेशंस। जैसे आप लोगों ने बताया बी प्राइम इज V1T, दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। V1 लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इसी तरह से ए प्राइम भी लिख सकते हैं, विच इज V2T, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो V2 है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सो ये V1 ले लिया आपने, V2 ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आप किसी तरह से साइन आई और साइन आर कैलकुलेट कर ले, मुझे स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है। ट्राइंगल का नाम देख लेना यार, देखो मैं गलत ना लिख दूं। ए बी और बी प्राइम, यहां से साइन आई निकालेंगे, ए बी बी प्राइम। इन ट्राइंगल ए बी बी प्राइम साइन आई निकालते हैं। तो देखो अगर साइन आई देखें, साइन आई है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज बी बी प्राइम, हाइपोटेनस इज ए बी प्राइम। sin I is b prime by ab prime। और bb प्राइम देखो हमने अभी लिखा था V1T था, तो V1T by ab प्राइम, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से देखो ए प्राइम बी प्राइम से साइन आर निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर इज ए प्राइम, बेस इज ए बी प्राइम। ट्राइंगल का नाम याद रखना, ए प्राइम बी प्राइम। इन ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम, साइन आर देखना है। फिर से देख लो एक बार, कहीं कोई भूल गया हो। साइन आर परपेंडिकुलर ए प्राइम, हाइपोटेनस ए बी प्राइम, ए प्राइम बाय ए बी प्राइम, ए बी प्राइम। ए प्राइम इज V2T, ए बी प्राइम तो ए बी प्राइम ही रहेगा, दैट्स इक्वेशन नंबर 4। मुझे बताइए इक्वेशन नंबर 4 तक क्लियर है सर? इसके बाद मुझे डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी फिगर की। 4 तक कोई परेशानी किसी को? कोई परेशानी नहीं। हाँ भाई, अस्का का देखिए क्वेश्चन। अस्का नॉर्मल के साथ जब एंगल लेते हैं ना तो रे के लिए लेते हैं, वेव फ्रंट के लिए नहीं। देखिए अगर ये आई है इसका तो ये 90 माइनस आई होगा, है ना, ये नॉर्मल है। ये भी 90 डिग्री एंगल होता है तो ये अपने आप आई चला जाएगा। तो आप कहोगे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रहा है, या आप ये कहिए कि वेव फ्रंट मीडियम के साथ, प्लेन के साथ, इंटरफेस के साथ एंगल बना रहा है, द सेम थिंग। ठीक है इसका। चलिए अब एक काम कर देते हैं, रेशियो ले लेते हैं। साइन आई और साइन आर का रेशियो ले लेते हैं। So V1T by AB prime, V2T by AB prime। It's this thing, V1 by V2।
अब अगर आपको जरा सा भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद हो तो n1 बाय, आप ऐसे लिखते हैं n2 बाय n1 इज n21। ये मैंने लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये मैंने लिखवाया था कि n21 होता है स्पीड की टर्म्स में v1 बाय v2, दैट्स इक्वेशन नंबर 6। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड्स का रेशियो है, तो 6 को 5 में रख दीजिए, इसकी जगह इसे रख दीजिए, तो आप जैसे रखेंगे साइन आई बाय साइन आर, ये आ गया आपका n21। इसी को आप कह रहे हो स्नेल्स लॉ, यही तो स्नेल्स लॉ है, तो स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल लाइन सेम प्लेन। और एक चीज याद रखना, रिफ्रैक्शन में ना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वो भी मैं यही प्रूफ करा देता हूं, ये कभी कभी आ जाता है 1-2 नंबर में। फ्रीक्वेंसी remains same in refraction, कि जब रिफ्रैक्शन होगा तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अब एक चीज याद रखिए, वेवलेंथ जो होती है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था, ये जो वेवलेट्स हैं, ये जो डिस्टेंस है बेसिकली वेवलेंथ है हाइंस थ्योरी में। तो आप लिख सकते हैं λ1 बाय λ2 इज v1t बाय v2t, t से t कैंसिल हो गया। आप लिख सकते हैं λ1 बाय v1 इज λ2 बाय v2। λ1 बाय v1 क्या है भाई? वेवलेंथ बाय स्पीड। भाई ये सुना होगा आपने, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो लैम्डा बाय c 1 बाय न्यू के इक्वल होगा। आप लिख सकते हैं 1 बाय न्यू 1 इज इक्वल टू 1 बाय न्यू 2, मींस फ्रीक्वेंसी न्यू 1 इज इक्वल टू न्यू 2। जल्दी से लिख लो, अगर इसमें कोई डाउट रह गया तो फिर मैं आज तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, फ्राइडे डिस्कस करूंगा। इतना लिख लो, और जब ये स्लाइड हो जाए तो बता देना मुझे, जब ये स्लाइड हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे। भाई इसमें बस एक 10 मिनट और चाहिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम इंटरफेरेंस शुरू करेंगे। अच्छा फिर हमने लिख लिया भाई, सबने लिख लिया? नेक्स्ट स्लाइड पर आओ, चलिए लिखिए इसे। अरे 1 मिनट रुक जाओ, एक बच्चा रह गया। जाहिद जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, जब हो जाए जाहिद तो बताना मुझे। फैजान मुझे नहीं पता केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का मुझे अंदाजा नहीं है अभी।
हाँ फैजान, क्लास ओवर। हाँ जी फैजान, क्लास ओवर। फैजान मैं तुम्हें कुछ भेज रहा हूँ जरा, अभी तुम्हारा जो तुमने कहा था ना मुझसे डाउट्स के लिए, अभी भेजता हूँ। शायद मैं कल रिपीट कर दूंगा यार क्लास 8, मुझसे कल फ्राइडे रिपीट करवा लेना इस चीज को। हाँ चलो, खुदा हाफिज।